राम मनोहर लोहिया के हिंदी के संबंध में और अंग्रेजी का जो कंपैरिजन है उसके संबंध में विचार बताया। जबलपुर के पास एक गांव है पाटन, तहसील प्लेस है। वहाँ पे मटर पाया जाता है। मटर किस प्रकार की फसल है? मध्य प्रदेश में मटर और किन किन क्षेत्रों में होता है? आपको वर्तमान में ऐसे कौन सी सामाजिक समस्याएं नज़र आती हैं जिन सामाजिक समस्याओं का समाधान आप कानून के माध्यम से होता हुआ नहीं पा रही हैं? शिवानी, अपने बारे में बताएं जरा बोर्ड को। सर, मेरा नाम शिवानी यादव है। मैं संस्कार धानी जबलपुर की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग सरस्वती शिशु मंदिर से प्राप्त की है। उसके पश्चात मैंने अपना स्नातक विक्रमादित्य कॉलेज जबलपुर से बीए में किया है। मेरी अभिरुचि है किचन गार्डनिंग और गौणी चित्रकारी करना। अब अपने बारे में कुछ ऐसी बातें बताएं जो इसमें ना लिखी, कुछ अलग बातें इनके अलावा जो डेफ में नहीं है, उसके अलावा कुछ अलग बातें बताएं। सर, मैं इसके अलावा आपकी जिंदगी में और भी कुछ नहीं है बताने के लिए? बस यही डेफ है आपकी जिंदगी, और कुछ नहीं है आपकी जिंदगी में बताने को? जी सर है। सर, मैं किसी भी कार्य को धैर्य के साथ लंबे समय तक कर सकती हूँ। और सर, मैं अनुशासन के साथ अपने जो भी दायित्व रहते हैं उनका निर्वहन करती हूँ। ठीक है। अभी आपकी उम्र करीब कितनी हो चुकी है? सर, अभी मेरी उम्र 24 वर्ष है। 24 वर्ष की हो चुकी है। 35 की एज तक अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, बताएं। सर, जहाँ तक मैं मानती हूँ कि मैंने इस परीक्षा में अपना 100% दिया है, तो मुझे आशा है कि मेरा चयन 35 वर्ष की आयु से पहले हो जाएगा। नहीं, सवाल ही यही है कि सिलेक्शन नहीं हुआ आपका, 35 की ईयर्स तक कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, आप क्या करेंगी? तैयारी करती रहेंगी कि ऑप्शन बी है आपके पास कोई? सर, अभी तो मैंने प्लान बी के बारे में विचार नहीं किया है। अगर 35 तक सिलेक्शन नहीं हुआ तो प्लान बी के बारे में विचार करें। क्या विचार है आपका, उसके बाद बताएं। या तो तैयारी में ही समय देंगी, एमपीएससी की ही जॉब चाहिए, या फिर कुछ अलग क्षेत्र में आप फिर? सर, मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में ही अपना 100% समय देना चाहूँगी। दूसरा कोई भी विकल्प आपने नहीं सोचा या सोचना भी नहीं चाहेंगी? सर, अभी वर्तमान में तो मैंने नहीं सोचा है। चलिए ठीक है। 28 फरवरी को आपका डेट ऑफ बर्थ है। 28 फरवरी में क्या मनाते हैं? सर, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाते राष्ट्रीय हैं? विज्ञान दिवस। क्यों मनाते हैं? सर, इस दिन सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, तो इसी की याद में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, इनको इस कारण से कुछ पुरस्कार भी मिला? जी सर, 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत में और किन किन को नोबेल प्राइज मिले हैं? कोई भी 5 नाम बताएं। जी सर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। किस क्षेत्र में मिला था इनको? सर, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। साहित्य के क्षेत्र में। कौन सी कृति के लिए? सर, गीतांजलि। गीतांजलि के लिए, ठीक है। और सर, कैलाश सत्यार्थी जी। कैलाश सत्यार्थी, इनको किस क्षेत्र में मिला? सर, इनको शांति के क्षेत्र में मिला था। ठीक है। और सर, हरगोविंद खुराना जी। इनको किस वजह से मिला था? सर, इनको जीव विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। ठीक है। और माफ़ी चाहती हूँ सर, अभी नाम याद नहीं आ पा रहे। लास्ट नोबेल प्राइज किसे मिला इंडियन में से? सर, कैलाश सत्यार्थी जी को। कैलाश सत्यार्थी आखिरी थे? या अभिजीत बनर्जी का नाम सुना है आपने? जी सर। कौन थे? सर, वो भारतीय मूल के थे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनको मिला था सर। किस कार्य के लिए? माफ़ी चाहूँगी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। ठीक है सर। ठीक, जानकारी नहीं है आपको तो कोई बात नहीं। शिवानी, अपने नाम के कोई और अन्य पर्यायवाची बताएं, कोई भी 2 पर्यायवाची। सर, पार्वती, गौरी। पार्वती और गौरी। और भवानी, क्या उसका पर्यायवाची है अलग? जी सर। पर्यायवाची है, ठीक है। शिवानी कौन थी, मतलब कौन सी माता के स्वरूप को शिवानी नाम दिया गया है? सर, जो माता सती थी, उनका एक शक्तिपीठ का नाम शिवानी है। ठीक है। मध्य प्रदेश में कितनी शक्तिपीठ है? माफ़ी चाहूँगी सर, अभी जानकारी नहीं है। आपने स्नातक किया हुआ है, आपका सब्जेक्ट रहा है इतिहास, राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र। जी सर। राजनीति शास्त्र में कौन सा फेवरेट टॉपिक है आपका? क्या पढ़ा है आपने, बताएं इसके बारे में। सर, जो भारतीय संविधान है
वो मुझे इंडियन प्रभाव- कॉन्स्टिट्यूशन बस आपने पढ़ा है, कोई थिंकर वगैरह पढ़े हैं आपने? जी सर। कौन कौन से थिंकर पढ़े हैं? सर यदि भारतीय थिंकर्स की बात की जाए तो मैंने कौटिल्य, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, और यदि पश्चिमी थिंकर की बात की जाए तो प्लेटो, सुकरात। ठीक है। अरस्तु। राम मनोहर लोहिया के हिंदी के संबंध में और अंग्रेजी का जो कंपैरिजन है उसके संबंध में विचार बताएं। अंग्रेजी के बारे में राम मनोहर लोहिया के क्या विचार रहे हैं और कौन सी पुस्तक में उन्होंने दिए? सर अंग्रेजी के बारे में तो जानकारी नहीं है, पर उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में बनाने की कल्पना की थी सर। कितनी क्रांतियों की कल्पना की थी राम मनोहर लोहिया ने? सर सप्त क्रांतियों की। कौन कौन सी क्रांति थी वो नाम बताएं। सर जातिवाद के विरुद्ध क्रांति, ठीक है। रंग भेद के विरुद्ध क्रांति, लोकतंत्र के लिए क्रांति, और सर शस्त्रों के विरुद्ध क्रांति, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति। ठीक है। सर अभी इतना ही याद कर पा रही हूँ। ठीक है। इसके अलावा आपने कौटिल्य का नाम भी लिया। जी सर। कौटिल्य ने 2 प्रकार की न्यायालय बताई थी, कौन कौन सी न्यायालय थे वो, और उनका कंपैरिजन आज की अदालतों से करें। सर एक कंटक शोधन न्यायालय था और एक धर्म थी सर। पहले इनके बारे में बताएं क्या अंतर था कंटक शोधन और सर धर्मस्थी कंटक में? शोधन जो आपराधिक मामलों के लिए थी, और धर्म थी सर दीवानी मामलों के लिए थी। तो अब इनका कंपैरिजन वर्तमान हमारा जो सिस्टम है उससे जरा कंपैरिजन करें, कैसे करेंगे? सर भारत में भी 2 प्रकार के कोर्ट होते हैं, एक सिविल कोर्ट होता है और सर एक दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है। ठीक तो है। सर सिविल कोर्ट में जो हमारे पारिवारिक, दहेज, विवाह, तलाक, ये सब मुद्दे होते हैं, और आपराधिक में जो सर आपराधिक मामले होते हैं उनका। क्या भारत में सिविल लॉ लागू है सभी धर्मों में समान रूप से? सर भारत में समान नागरिक संहिता अभी लागू नहीं है। क्यों लागू नहीं है? सर अनुच्छेद 44 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है, परंतु सर भारत में देखा जाता है तो सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक विविधता के कारण इसको उस समय लागू नहीं किया गया था। तो अब लागू क्यों नहीं करते? अभी क्या प्रॉब्लम है? सर वर्तमान में सरकार प्रयासरत है और इसके लिए सर अभी उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की गई है। अच्छा, क्या भारत में इसके पहले कभी प्रयास हुए हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए, और किए गए हैं तो कहाँ किए गए बताएं? हिंदू धर्म में कब किए गए, मुस्लिम धर्म में कब किए गए, बताएं जरा। सर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक का जो फैसला दिया था वो समान नागरिक संहिता का एक प्रयास था, और सर जो हिंदू विवाह अधिनियम है और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है सर, इनमें भी महिला और पुरुष की समानता की बात की गई है। सर कुछ ऐसे कानून व सुप्रीम कोर्ट के निर्णय द्वारा ही अभी इसको लाने का प्रयास किया गया है। सर क्या मुसलमानों में, मुस्लिम पक्ष में कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का प्रयास किया गया है? माफ़ी चाहूँगी सर, अभी स्पष्टता नहीं है इस विषय में। ठीक। शाहबानू मामले के बारे में आपने सुना है? जी सर। क्या है मामला, बताएं। सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रही। जानकारी नहीं है आपको? सर जानकारी है पर अभी स्पष्टता नहीं है। मैं याद दिला देता हूँ। शाहबानू मामले में और जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता लेने की बात कही थी, जिसके कारण से राजीव गांधी सरकार ने एक लॉ लाए थे और लॉ लाके उसको पलट दिया था। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या उस समय जो राजीव गांधी सरकार के द्वारा किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटा गया था, वो सही था या गलत था? सर मेरा मानना है कि ये गलत था सर। गलत था। तत्कालीन सरकार की ये गलती थी? जी सर, क्योंकि हमारे संविधान में सभी के साथ समानता की बात की गई है, तो सर ये कहीं ना कहीं जो संवैधानिक प्रक्रिया थी सर उसके विरुद्ध माना जा ठीक सकता है। है। एक सवाल और आपसे करूंगा, भारत का कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो आपको सबसे बेहतर लगते हैं, जिनका विजन आपको सबसे बेहतर लगता है? सर माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, क्यों लगते हैं बताएं जरा। सर अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जिनको सभी राजनीतिक दल के सदस्य पसंद करते थे सर, और सर भारत को लेके एक विश्व शक्ति बनाने के लिए इन्होंने क्या किया उन्होंने विश्व शक्ति बनाने के लिए भारत को? सर आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार किए। क्या सुधार किया? आर्थिक सुधार
उनकी पहचान कौन से आर्थिक सुधार को लेकर है, बताएं। सर जो भी नीतियाँ थी उनमें सर हाँ, तो परिवर्तन। नाम बताएं ना, कौन सी नीति। माफ़ी चाहूँगी सर। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में आप नहीं बता पा रही हैं, अन्य कोई क्षेत्र में। अटल बिहारी वाजपेयी एज अ प्राइम मिनिस्टर आपको पसंद है। अब मैं बोल रहा हूं आपसे कोई भी उपलब्धि बताएं, तो उपलब्धियों के कारण ही तो आपने पसंद किया होगा ना, तो कौन सी उपलब्धियां बताएं। सर भारतीय संस्कृति को लेकर उनका जो पक्ष था। क्या पक्ष था भारतीय संस्कृति को लेकर। सर उन्होंने सर जो दीनदयाल उपाध्याय की जो एकात्म मानववाद है उसको सर आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। अच्छा, और इसके अलावा। सर अभी इतना ही याद है। आपने एकात्म मानववाद, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात की। जी सर। इसको परिभाषित करो जरा। सर ये जो अवधारणा थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अवधारणा थी। इसमें मानव तथा जो चेतन और अचेतन जो अन्य विश्व की जो अन्य सर जो मानव और विश्व के एकात्म संबंधों की बात की गई थी। इसमें उनका मानना था कि मनुष्य का सिर्फ एक पक्ष नहीं होता, शरीर, आत्मा, प्राण, इन सभी का समग्र विकास करके ही मानव का विकास किया जा सकता है सर। और सर व्यक्ति में हमें एक समुदाय की परिछाई देखनी चाहिए, और जो एक व्यक्ति है वही सारा समुदाय है सर। ठीक है, अब ये बताएं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इस आइडियोलॉजी को लागू करने के लिए क्या किया। आपने अभी कहा कि उन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के आधार पर काम किया, तो कैसे किया बताएं। माफ़ी चाहूँगी सर। मुझे लगता है आपकी बातें जो हैं, जिस प्रकार से आपने कहा है अटल बिहारी वाजपेयी आपके फेवरेट प्रधानमंत्री हैं, आपको जानकारी उनके बारे में कोई खास है नहीं, तो आपने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया या सच में है, या सिर्फ आपने झूठ कहा है। सर चूँकि उनकी जो विचारधाराएं थी कि सभी को साथ लेके चलना, और जो अन्य विपक्ष के नेता हैं। एक प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बनता है, अटल बिहारी वाजपेयी तो 3 बार बने, एक बार पूरे 5 साल के लिए भी उन्होंने कार्यकाल संभाला, तो इन 5 साल में उनकी कोई उपलब्धि नहीं रही। जी सर, परमाणु के क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया, और जो पाकिस्तान का क्या किया। सर उन्होंने संबंध सुधारने का प्रयास किया था। कैसे किया था, क्या किया था संबंध सुधारने के लिए। सर परिवहन के क्षेत्र में कुछ कार्य किया गया था, मुझे अभी याद नहीं आ पा रहा है। एक अंतिम सवाल आपसे करूंगा, लास्ट सवाल आपसे करूंगा। आपका सिलेक्शन ना हो ऐसे व्यक्तित्व में आपके कौन से अवगुण हैं, उनके बारे में जरा बताएं। अपने व्यक्तित्व की कोई भी कमियां बताएं, 2 कमियां बताएं कोई भी। सर जहाँ तक मुझे लगता है कि सिविल सेवक बनने के जो मूलभूत गुण होते हैं वह मुझ में है सर, तो अभी तक मैंने ऐसा विचार नहीं किया कि किन कमियों के कारण। आप में कोई भी कमियां नहीं है। सर मुझ में अन्य कमी है, जैसे कि मैं अच्छा खाना नहीं बना सकती हूँ। तो ये कैसे कमी हो गई, अच्छा खाना ना बनाना कमी होती है। सर जीवन के लिए दुनिया भर में कई सारे लोग हैं जो खाना बना के खुद नहीं खाते, उन्हें कोई ना कोई बना के खिलाता है, तो ये कमी कैसे हो जाएगी, और उनका जीवन फिर भी चलता है जिंदगी भर। जी सर। मैं मूल्यों के स्तर पे कमी की बात कर रहा हूँ, कोई मूल्य है ऐसा जो आप में नहीं है। सिविल सेवा में कौन कौन से मूल्यों की आवश्यकता है बताएं। सर सत्यनिष्ठा, सहानुभूति, करुणा, परोपकार, सेवा की भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना। अब इनमें से आपके अंदर कौन सा नहीं है बताएं। या कोई होता है ना कि हम प्राथमिकता तय करें तो हमारे अंदर करुणा की भावना ज्यादा है, परंतु इन सब में थोड़ी सहिष्णुता की भावना कम है, ऐसा तो कंपैरिजन कर सकते हैं ना। तो बताएं इन मूल्यों में से सबसे कम कौन सा आपके अंदर है। माफ़ी चाहूँगी सर, विचार नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है सर। शिवानी जी सर। सर ने जहाँ से छोड़ा मैं वहीं से शुरू करना चाहूँगा। यहाँ पे आप बताइए, आप इस सेवा में क्यों आना चाहती हैं, सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हैं, 3 कोई कारण बताइए। सर मेरे एक जीवन की घटना थी। सर जब मैं स्कूल स्तर पे थी तो मैं एक धारावाहिक देखती थी, तो मैं वहाँ से प्रेरित हुई थी। सर चूँकि मुझे वंचित वर्गों के लिए और जो समाज के लिए कार्य करना था सर, तो मैं यहाँ राज्य के संसाधनों का उपयोग कर सकती हूँ, और जो वंचित वर्ग है उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हूँ।
दूसरा? सर दूसरा कि प्रशासन में कार्यों की विविधता है सर। यहाँ अलग अलग विभाग में अलग अलग लोगों के लिए काम करने का अवसर प्राप्त तीसरा? होता है। और सर तीसरा है जॉब सिक्योरिटी और आर्थिक सामाजिक प्रतिष्ठा सर। ठीक है। आप बताइए कि आप पनागर तहसील से हैं जबलपुर में, उस क्षेत्र में आसपास में कोई उद्योग डेवलप है क्या वहाँ पे? सर वहाँ पे डेयरी स्टेट डेयरी सांची का। स्टेट है यहाँ जी पे, सर। और क्या उपलब्धि है पनागर की? सर पनागर कृषि क्षेत्र के लिए जाना जाता है। किस प्रकार की फसल होती है वहाँ पे, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सर वहाँ पर मुख्यतः काली मृदा पाई जाती है। फसल? सर यदि रबी की फसल में देखा जाए वहाँ तो गेहूँ, मटर, चना, मसूर की दाल होती है। और सर जबलपुर के पास एक गांव है पाटन, जी सर। तहसील प्लेस है, वहाँ पे एक मटर पाया जाता है। जी मटर सर। मटर किस प्रकार की फसल है? सर मटर रबी की फसल है। रबी की फसल है। और क्या मध्य प्रदेश में मटर और किन किन क्षेत्रों में होता है? सर जबलपुर हम्म और सर मालवा क्षेत्र में भी होता है सर। अच्छा, चलिए ठीक है। अभी आपने राम मनोहर लोहिया के बारे में चर्चा की थी। जी राम मनोहर लोहिया का महाकौशल से कैसे संबंध जोड़ेंगे आप? सर चूँकि महाकौशल क्षेत्र का जो नाम दिया जाता है वो हिंदी भाषी क्षेत्र जो है उसको महाकौशल कहा जाता है। सर उन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में बनाने का प्रयास किया था, तो सर इस आधार पर जोड़ सकते हैं। भारत का केंद्र बिंदु कहाँ है? सर करौंदी कटनी। कटनी में है। उसका नाम और क्या है? सर राम मनोहर लोहिया की। मनोहर गांव है ना? जी तो सर। वो इन्हीं की प्रेरणा से वहाँ पे रिसर्च किया गया था और इसलिए उसका नाम मनोहर गांव किया गया है वहाँ पे। जबलपुर का मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, बताइए। सर यदि प्राथमिक क्षेत्र में देखा जाता है तो जबलपुर कृषि संपन्न जिला है, जहाँ का गेहूँ, मटर और सर अरहर की दाल, मसूर की दाल, सर ये प्राथमिक क्षेत्र में योगदान है। और सर डेयरी स्टेट में देखा जाए तो सांची का प्लांट है। और सर यदि द्वितीयक क्षेत्र में देखा जाए तो जो उद्योग है जैसे रिछाई में, हरगढ़ में, तो सर द्वितीयक क्षेत्र में ये है। हरगढ़ में क्या बनता है वहाँ पे? सर मिनरल एवं मिनरल वेस्ट। ठीक है। जबलपुर के पास एक भेड़ाघाट नाम की जगह है वहाँ पर। जी सर। ठीक है, तो बताइए वहाँ पे किस प्रकार की चीज़ों का निर्माण होता है? सर वहाँ पे संगमरमर का प्रयोग करके पत्थर शिल्प बनाए जाते हैं सर, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। और किस किस क्षेत्र में जबलपुर का नाम जाना जाता है? सर यदि हम ऐतिहासिक क्षेत्रों में देखा जाए तो गौड़वा कलचुरी शासकों का यहाँ शासन रहा है। और सर पर्यटन के क्षेत्र में देखा जाए तो धुआंधार, 64 योगिनी मंदिर, त्रिपुरी सुंदरी मंदिर का संबंध किस वंश से रहा है? सर त्रिपुरी सुंदरी का जो मंदिर है सर कलचुरी शासक ने बनवाया था। ठीक है। कौन सी गौड़ शासिका रही हैं जिन्होंने जबलपुर से शासन किया है? सर वीरांगना रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का संबंध जबलपुर से कैसे जोड़ेंगे आज के संदर्भ में? सर रानी दुर्गावती के बनाए गए जो तालाब हैं उनको अभी अमृत सरोवर के लिए विकसित किया जा रहा है सर। ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप? जी सर। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि कल प्रधानमंत्री ने वर्चुअल उद्घाटन किया है कुछ चीज़ों का देश भर में, उसमें जबलपुर भी शामिल है क्या? जी सर। क्या? शंकर साहब और रघुनाथ शाह का संग्रहालय बनाया जाएगा। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में और किस चीज़ का उद्घाटन किया उन्होंने? श्री बादल भोई संग्रहालय छिंदवाड़ा में बनाया जाएगा सर। ठीक है। आप एक महिला हैं चूँकि, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आप प्रशासनिक पद पर जाती हैं तो महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में आपके क्या प्रयास होंगे? सर सर्वप्रथम तो जो हमारा समाज है सर उस स्तर पर प्रयास करना चाहूँगी। विभिन्न कार्यशालाएँ और सर प्रचार द्वारा उनको जागरूक करना चाहूँगी। और सर देखा जाता है कि जो महिलाएं हैं यदि उनके साथ कुछ अपराध होते हैं तो वो केस फाइल नहीं करती हैं सर। तो इस स्तर में मैं जो महिला थाने हैं वहाँ एक महिला थाना डेस्क बना सकते हैं सर। वो तो ऑलरेडी है, महिला डेस्क तो हर जिले में है, हर थाने के साथ जोड़ा गया इसको, मतलब जिला स्तर पर।
जी सर, जैसे ज़िले में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर अपराधों की संख्या ज़्यादा होती है, तो सर वहाँ पर नियमित रूप से पेट्रोलिंग होनी चाहिए सर। ऐसा नहीं कि कभी कभी जाकर, बल्कि वहाँ नियमित रूप से पेट्रोलिंग होनी चाहिए। और सर जो भी कानून है उनकी जानकारी स्कूल या विद्यालय में सभी महिलाओं को, बालिकाओं को देनी चाहिए। ठीक है। आपने अपनी हॉबीज़ में लिखा हुआ है कि आप गौड़ी चित्रकला में हो। आप ये चित्र बनाती हैं कि केवल देखना बस ऐसे पसंद करती हैं? सर मैं कॉपी में बनाती हूँ पहले। बनाती हो आप? गौड़ी चित्रकला के नाम बताएंगे आप? जी, जो गौड़ी चित्रकला है किस नाम से जानी जाती है? सर जनगढ़ कलाम। चित्रकला की बात कर रहा हूँ मैं। सर डिगना कला, हाँ। नौडोरा। नौडोरा में किसके चित्र बनते हैं? सर नौडोरा में जो गौड़ प्रतीक चिन्ह है उनके चित्र बनाए और हैं। डिगना में? सर डिगना में मुख्यतः प्राकृतिक चित्रण, पशु पक्षी। इसमें से जीआई टैग किसको मिला है? दोनों चित्रकलाओं में से जीआई टैग किसको मिला है? सर माफ़ी चाहूँगी, मुझे गौड़ी चित्रकला। आपकी हॉबी है, आपने इसके बारे में पता होना चाहिए फिर आपको। जी सर, मैं इसका अध्ययन करूँगी। अच्छा, जनगढ़ सिंह श्याम का नाम आपने लिया, कौन थे ये? सर गौड़ी चित्रकला के प्रारंभ इन्होंने ही किया था। ये पाटनगढ़ के एक कलाकार थे। हाँ। मध्य प्रदेश में ऐसी कोई पेंटिंग है जो उन्होंने बनाई हो, आज भी फेमस है किसी बिल्डिंग में, किसी इमारत में? सर भारत भवन में उन्होंने पेंटिंग बनाई थी। भारत भवन में कि मध्य प्रदेश विधानसभा भवन में? विधानसभा भवन में सर। ठीक है। आप मुझे भी, मेरा अंतिम प्रश्न है, आपका कोई आदर्श है, किसी को आप अपना आइडियल मानती हैं? सर मैं अपने माता पिता को अपना आदर्श मानती हूँ सर। ऐसा क्यों? क्या गुण है जो आप अडॉप्ट करना चाहती हैं, उनसे अडॉप्ट किया आपने? सर पहले मैं अपने पिताजी के बारे में बताना चाहूँगी। संक्षेप में बताइए। हाँ सर, जैसे कि घर में कोई भी कार्य होता है तो वो बड़े होने के कारण ऐसा नहीं कि वो खुद ही उसका निर्णय लेते हैं, सभी से पूछ के निर्णय लिया जाता है सर, चाहे छोटे। सामूहिक निर्णय की दूसरा? सर कार्य करने का जो दृढ़ संकल्प है और लगातार मेहनत करने की जो क्षमता है उनके क्या अंदर। करते हैं आपके फादर? सर कृषि करते हैं। कृषि करते हैं। ठीक है सर। शिवानी, रश्मिका भी आपका ही नाम है? सर मेरा घर का नाम रश्मि है। आपका घर का नाम रश्मि है, ठीक है। और इसमें आपने ईमेल आईडी में 4 बार 0 मेंशन किया है, कोई रीज़न या रैंडमली आईडी पिक किया आपने? सर रैंडमली 4 बार 0। आप जबलपुर में सुंदरपुर से बिलोंग करती हैं। सुंदरपुर में सुंदर क्या है? सर सुंदरपुर में जो वहाँ का प्राकृतिक दृश्य है, वहाँ के खेत खलिहान है, तो सर वहाँ नदियाँ भी हैं, तो सर प्राकृतिक सौंदर्यता के आधार पर उसको सुंदर कहा जा सकता है। ठीक है। आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स हैं इतिहास, राजनीति और समाजशास्त्र। जी सर। समाजशास्त्र भी आपका विषय रहा है? जी सर। आपको वर्तमान में ऐसे कौन सी सामाजिक समस्याएं नज़र आती हैं जिन सामाजिक समस्याओं का समाधान आप कानून के माध्यम से होता हुआ नहीं पा रही हैं, जहाँ पे कानून विफल हो रहा है? सर मैं कुछ समय लेना जी चाहूँगी। बिल्कुल लीजिए आप। सर वैवाहिक बलात्कार। ठीक है। सर जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में। सर अभी इतना ही याद कर पा रही हूँ। वेरी गुड। आपने वैवाहिक बलात्कार की बात करी, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके, जिस वजह से जो आपका आफ्टर मैरिज जो रेप है उसको कंसिडर किया नहीं जाता है? सर अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय परिदृश्य में देखा जाए तो विवाह एक संस्कार है और पश्चिमी सभ्यता में विवाह को एक समझौता माना जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ विवाह संस्कार है तो ये आजीवन या 7 जन्मों का बंधन माना जाता है इसे। तो सर यदि हम इसे अपराध घोषित करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे भारत की जो संस्कृति है सर उस पर कहीं ना कहीं असर होगा। क्या ये आर्गुमेंट ठीक है कि विवाह 7 जन्मों का बंधन होता है? कहीं हम बहुत ज़्यादा बांध तो नहीं दे रहे 2 लोगों को एक साथ फोर्सफुली, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाल करके कि अब उनको 7 जन्मों तक साथ रहना है?
पहली बात तो हम श्योर ही नहीं है कि दूसरा सर जन्म ये मान्यता है एक मान्यता है। तो क्या ये ठीक मान्यता है, उचित मान्यता है? अगर ये मान्यता आधार है, एक आर्गुमेंट के तौर पे अगर ये दिया जा रहा है, तो इज़ दिस लॉजिकल? सर यदि दोनों की पारस्परिक समझ इतनी बेहतर है तो बोल सकते हैं कि उनका 7 जन्मों का बंधन। और यदि सर पारस्परिक समझ या फिर जो प्रेम की भावना है वो पर्याप्त नहीं है तो सर। क्या आपको लगता है कि इंडिया में जो डिवोर्स रेट है और कहीं ना कहीं जो घरेलू प्रॉब्लम्स की वजह से जो मानसिक उत्पीड़न है, उन दोनों में कुछ रिलेशन है, डिवोर्स रेट कम होने में और मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होने में? माफ़ी चाहूँगी सर, आप अपना प्रश्न दोहरा। मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया में वर्ल्ड के अदर कंट्रीज़ की तुलना में डिवोर्स रेट हमें कम देखने को मिलता है। तो ये डिवोर्स रेट जो कम देखने को मिलता है वो इस बात का संकेत है कि हम बेहतर तरीके से रह पा रहे हैं एज एन कपल इन इंडियन सोसाइटी, या फिर मानसिक उत्पीड़न ज़्यादा झेल रहे हैं भारत में जो वैवाहिक दंपति हैं? सर मुझे लगता है कि जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा के डर से सर तलाक नहीं लेती हैं। तलाक नहीं लेती हैं, तो इसका मतलब अब उनको प्रतिष्ठा की ज़्यादा चिंता है या फिर वो निर्भर अधिक है? सर वर्तमान में सरकार की योजनाएं व सामाजिक प्रयास द्वारा सर महिलाएं अपना जो अधिकार है वो जान पा रही हैं और इस ओर कदम बढ़ा रही हैं सर। अगर आर्थिक रूप से महिलाएं निर्भर हैं तो वो ये निर्भरता उनको निर्णय लेने में एक बाधा के रूप में आपको नहीं लगता कि खड़ी हो जाएंगी? इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, आर्थिक निर्भरता जो है वो बहुत हद तक उनको तलाक लेने से रोकती है। क्या आप इसमें विश्वास रखती हैं? सर सभी पक्ष में नहीं कहा जा सकता, पर कुछ पक्षों में कहा जा सकता है कि जो महिलाएं हैं वो निर्भरता के कारण सर तलाक नहीं लेती है। कितना इंडिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट? सर लगभग 37%। 37% है? जी सर। क्या सोर्स है इस डाटा का? हाँ सर अभी याद नहीं आ पा रहा है। क्योंकि 37% तो बहुत ज़्यादा है जो आपने ये डाटा यहाँ पे पिक किया है। मुझे लगता है कि 20% के आसपास है कहीं ना कहीं। सर जहाँ तक मेरी जानकारी है तो 37% ही है सर। 37% है? जी सर। तो इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है पिछले कुछ दशकों में कि घटा है? सर बढ़ा है। बढ़ा है? किन क्षेत्रों में बढ़ा है? सर जो सरकार की योजनाएं हैं जैसे कि स्टैंड अप इंडिया, तो सर सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लघु व कुटीर उद्योग है उनमें महिलाएं अच्छा कार्य कर रही हैं सर। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए इंडिया में आपको फेमिनिस्ट मूवमेंट को लीड करना है, ठीक है? तो इस फेमिनिस्ट मूवमेंट के मुद्दे आपको कुछ डिसाइड करने हैं और ये मुद्दे वो मुद्दे होने चाहिए जिन मुद्दों को पहले के मूवमेंट्स सॉल्व नहीं कर पाए हैं। ऐसे कौन से मुद्दे डिसाइड करेंगी बीइंग एन लीडर ऑफ सच मूवमेंट? सर सर्वप्रथम तो जो परिवार में उनकी जो सर निर्णय लेने में जो भागीदारी है, और सर विवाह के लिए महिलाओं का सर उनसे पूछा नहीं जाता है या फिर कहीं ना कहीं दबाव बनाया जाता है परिवार में, और सर उनके जो मूल अधिकार हैं। बीइंग एन वुमेन, अभी आपको क्या लगता है कि आपके पास कौन सा राइट मिसिंग है जो आपकी पोटेंशियल को रिस्ट्रिक्ट करता है, आपकी क्षमताओं के ऊपर एक तरीके से बाधा की तरह साबित हो रहा है? ऐसा कौन सा अधिकार है जो आपके पास नहीं है? सर मुझे संविधान में जो 6 अधिकार दिए गए हैं सर, मुझे लगता है कि वो 6 अधिकार मेरे पास है। आपको किसी भी अन्य अधिकार की मांग नहीं करनी? अगर आपको मौका दिया जाता है कि आपको अपने लिए कुछ विशेष अधिकार या कुछ ऐसे अधिकार चाहिए जो आपकी क्षमताओं के साथ जस्टिस कर सके, तो आपको सामाजिक परिवेश में, न्यायिक परिवेश में या फिर कानूनी स्तर पर किसी भी डायमेंशन में आपको अधिकार पर्याप्त हैं आपके पास अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए? सर मुझे लगता है कि चूँकि मैं शिक्षित हूँ और अभी यदि मेरा चयन हो जाता है तो मैं आर्थिक रूप से निर्भर भी हो जाऊँगी, और सर मेरे माता पिता ने भी कभी ऐसा कुछ मुझे बंधन नहीं डाला है सर, तो मुझे लगता है कि अधिकार है मेरे पास।
आपको कोई अधिकार नहीं चाहिए। ठीक है, लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर भगवान आपके सामने प्रकट होते हैं तो आपकी क्या विश होगी? बस एक ही विश मांग सकती हैं आप। सर सभी के बीच में प्रेम व सद्भाव बना रहे, और सर जो सामाजिक जो बुराइयां हैं वो दूर कर दें सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ठीक था, पर मुझे कई जगह लगा थोड़ा उत्तर में स्पष्टता नहीं आती, स्पष्ट उत्तर नहीं आते बीच बीच में। कई जगह उत्तर अतार्किक भी लगे। जैसे मैं अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर जब सवाल पूछ रहा था, मुझे सीधा समझ में आ रहा था आप केवल झूठ बोल रही हैं, घुमाना फिराना चाहती हैं आंसर को, क्योंकि आपके पास कोई उत्तर है नहीं, क्योंकि नाम ले लिया है तो उपलब्धियां क्या बताएं। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर तो बहुत सी बातें हो सकती थी, है ना, तो वो बताई ही नहीं। कोई योजना का नाम बता देते, कोई लॉ बना है तो लॉ का नाम बता देते, तो वो नहीं बताया। ठीक है, कोई बात नहीं, पर कोशिश करें इस प्रकार के जो रैंडमली प्रश्न आते हैं तो किसी भी चीज का चयन थोड़ा सा सोच समझ के करें। असल में वहां वक्त लेना चाहिए किसी भी चीज का चयन करने में, क्योंकि अगर आप चयन कर रही हैं तो डेफिनेटली वहां से सवाल भी आएगा। तो ये भी माइंड में सोच लें कि अगर हमने चयन किया तो इससे सवाल बनेगा, और बनेगा तो हम उत्तर दे पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, है ना। तो रैंडमली चयन में इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ, मतलब डायरेक्ट बोल दिया और फिर उसके बाद अब बोला है तो फंस गए। अब फिर उसके बाद आपने दीनदयाल उपाध्याय जी का भी जिक्र किया और बता दिया कि एकात्मानववाद, तो एकात्मानववाद भी अब हम पूछेंगे, और पूछा तो फिर उत्तर तार्किक नहीं आया। तो वो तार्किकता की कमी बनी रहती है फिर लगातार, है ना। तो हम सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करें। आपके द्वारा बोले गए शब्दों से ही सवाल बनना है। जी सर। ठीक है, तो हम कोशिश करें। बोर्ड आपसे क्या पूछेगा ये आप पे निर्भर करता है, ये आप पे निर्भर करता है। तो हम उन चीजों का जिक्र करें जहां हम स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, बाकी ठीक था।